आज हम करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। न्यूटन गेव एन एम्पिरिकल रिलेशन टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस। उन्होंने एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दी, v इज इक्वल टू बी अपॉन रो, वेयर b इज बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस एंड रो इज इट्स डेंसिटी। साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ गैस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब साउंड ट्रेवल करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में, तो वो एयर के मॉलिक्यूल को इकट्ठा करता है कंप्रेशन, और फिर वो उनको रेयरफेक्शन फैलाता है। फिर वही एनर्जी आगे चली जाती है, आगे वाले मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे, फिर वो रेयरफेक्शन दिखाएंगे, तो उससे आगे की तरफ को आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से साउंड ट्रेवल करना शुरू कर देता है। Newton's assumed that the changes in pressure and volume of a gas when sound waves are propagated through it are isothermal। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस होता है, जैसे आप कंप्रेशन करोगे, गैस को इकट्ठा करोगे, तो उससे उसका क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जब गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो अपना टेम्परेचर सराउंडिंग को दे देंगे और दोबारा से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। और जब रेयर फैक्शन होगी, मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, तो टेम्परेचर घटना चाहिए। तो जब आपके मॉलिक्यूल का टेम्परेचर घटेगा तो वो सराउंडिंग से टेम्परेचर लेके फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। तो इस तरह से दोनों ही केसेस में, चाहे लॉस हो रहा है चाहे गेन हो रहा है, दोनों ही केसेस में टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस होगा वो आपका आइसोथर्मल होगा। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो पहले हम v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv आ जाएगा, p आपने कांस्टेंट लेना है। दूसरे केस में v को कांस्टेंट मानना है, फिर p की आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो ये dp हो जाएगा। यहाँ से p dv आ जाएगा माइनस v dp के बराबर, इसको राइट साइड में ले आएंगे। फिर आप प्रेशर को कर लोगे माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, ठीक है। यहाँ से आप वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, डी वी अपॉन वी हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन रहती है आपकी डी पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले आर्टिकल। तो यहाँ से हम पी देख रहे हैं, किसके प्रेशर आपका किसके बराबर आ रहा है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर इक्वेशन 1 में बी की वैल्यू पी पुट कर दी जाए, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी पी अपॉन रो। अगर हम इसमें नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन डाल दें, तो आपके जो v की वैल्यू है वो निकलती है 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल वैल्यू से जब ऑब्जर्व किया गया तो ये बहुत ही कम आई, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वैल्यू हमारी रही आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड की जो ऑब्जर्व की गई है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। तो इतना डिफरेंस आने की वजह से इसमें कुछ एरर आपको उनको दिखाई दिए होंगे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आगे इसकी रिसर्च की। तो ऐसे एक साइंटिस्ट का नाम था लैप्लेसी। लैप्लेसी ने क्या करेक्शन की, लैप्लेसी ने कहा कि जो न्यूटन की एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। न्यूटन ने क्या एज्यूम किया था कि जो आपका रेयरफेक्शन और कंप्रेशन हो रहा है वो आइसोथर्मल है, लेकिन लैप्लेसी ने कहा द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस व्हेन साउंड वेव्स आर प्रोपेगेटेड आर नॉट आइसोथर्मल बट एडियाबैटिक, ठीक है। वो आइसोथर्मल नहीं था। जब आपकी कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन में जो हीट गेन की मॉलिक्यूल ने वो एकदम से आपने सराउंडिंग को नहीं छोड़ी थी, ठीक है। मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। और जब रेयर फैक्शन हुई तो टेम्परेचर एकदम से गिर गया, डाउन हो गया, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कर पाया। तो इसीलिए उसने लैप्लेसी ने कहा कि जो आपका चेंज है वो एडियाबैटिक है, ना कि आइसोथर्मल। तो उन्होंने बी की जगह बी ए ले लिया, वेयर बी ए इज अ कॉफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ठीक है। बल्क मॉडुलस का जो कॉफिशिएंट था उसको बी ए लिख दिया गया। और हमें पता है अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस पी वी रेस्ट पर गामा आपका कांस्टेंट के बराबर होता है, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ सी पी अपॉन सी वी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन थोड़ी ध्यान से आपने करनी है। पी को हम कांस्टेंट मान लेंगे। वी रेस्ट पर गामा की जब डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं किसी भी टर्म की, तो पहले तो पावर को आगे ले आते हैं, गामा आगे आ जाएगा। और v की जो पावर है, जो गामा थी, वो एक माइनस कर देनी है आपने, तो गामा -1 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, पावर को आगे लाए और उसकी पावर को एक कम कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा से v की पावर के बाद अलग से v की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो वो dv के बराबर बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना, पहला स्टेप गामा को आगे लाओ, फिर इसकी एक पावर को कम कर दो, फिर उसका v की अलग से डिफरेंशिएशन करो dv। तो इस तरह से पूरी v रेज़्ड पावर गामा की डिफरेंशिएशन होगी। प्लस v रेज़्ड पावर गामा को जब कांस्टेंट ले लेंगे तो p की डिफरेंशिएशन सिंपल dp रहेगी, इज इक्वल टू 0। आप v रेज़्ड पावर गामा dp को राइट साइड में ले जाओ, फिर गामा p को रहने दो, बाकी सारी टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे, तो
dp के नीचे dv कर देंगे, ठीक है, और दूसरा v रेज़ टू पावर गामा के नीचे v रेज़ टू पावर गामा -1। तो जब इसको ऊपर ले आओगे टर्म को, तो गामा का माइनस गामा हो जाएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगी, और -1 का हो जाएगा +1। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -v। +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप -v इसको लिख सकते हो dp/dv। फिर आपने v को डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो dv/v हो जाएगा। अगेन वही है, व्हाट इज़ dp/dv, इट इज़ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आपने एडियाबैटिक के केस में की है, ठीक है। तो ba इसको लिख देंगे। ये आपका आप किसके बराबर आ रहा है, गामा p के बराबर, जबकि न्यूटन के केस में सिर्फ ये आपका p के बराबर आ रहा था। तो चेंज को हम इसमें डिनोट करेंगे। जो आपका इक्वेशन है ba/रो, यहाँ पे लिख देंगे गामा p/रो, ठीक है, p प्रेशर एंड रो डेंसिटी। जब इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट की गई तो आपकी जो वैल्यू आई 332.5 मीटर पर सेकंड आ रही थी, ठीक है, जो कि हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लैप्लेसी ने करेक्शन की थी वो आपकी बिल्कुल क्लियर, मतलब कि वैलिड थी, ठीक है। तो इस तरह से हम लैप्लेसी करेक्शन करते हैं इन केस ऑफ न्यूटन्स, जो आपने न्यूटन्स की इक्वेशन पढ़ी साउंड ऑफ वेव्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर टॉपिक करेंगे, जो हमने अभी रिलेशन निकाला v इज गामा p/रो। तो इसमें सबसे पहला ये फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो डेंसिटी का वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो जब भी डेंसिटी बढ़ेगी वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका कम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने आपको एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया है। जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है वो 16 टाइम होती है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन की जो अंडर द रूट अगर डेंसिटी निकालते हैं तो अंडर द रूट में वो 4 टाइम्स ही रह जाएगी। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है। तो दैट मीन्स साउंड हाइड्रोजन में ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी के साथ वेलोसिटी का रिलेशन इनवर्स है। इसीलिए जो साउंड है हाइड्रोजन में ज़्यादा जल्दी स्पीड से ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू इन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम बात करेंगे तो आप देखते हो गामा p/रो के बराबर ये आपके पास वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर रो की वैल्यू m/v यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे m/v पुट कर दें, तो m नीचे रह जाएगा और v डिनोमिनेटर का ऊपर चला जाएगा। अब ये जो pv है ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट के बराबर है तो प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज करने से, दोनों के चेंज करने से आपके वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ द गैस प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हो तो प्रेशर के चेंज करने से आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में गामा p/रो, अब pv किसके बराबर होता है, RT के बराबर होता है। दैट मीन्स प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेलोसिटी भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियरली साउंड वुड ट्रैवल फास्टर इन हॉट समर डे। जब गर्मी होगी तो साउंड ज़्यादा ट्रैवल करेगा देन कंपेयर टू कोल्ड विंटर डे, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट ये दो रिलेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो दैट मीन्स यहाँ t पुट कर दें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t आ जाएगा। अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी से आपने याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स है वो आपकी एयर की ह्यूमिडिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स आप समझते हो, मॉइस्चर जो हम कहते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ एयर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आपकी जो वाटर वेपर्स जब आपके एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जैसे सर्दियों के दिनों में आप देखते हो फॉग हो गया है, तो फॉग की वजह से जो आपका डेंसिटी है एयर की वो कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो आप देख सकते हो रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमिडिटी के बाद डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी, तो दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब ह्यूमिडिटी होगी तो साउंड ज़्यादा ट्रैवल करेगा, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाती है ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस से। और अगर ड्राई एयर की बात करें तो वहाँ पे आपका साउंड कम ट्रैवल करेगा, ठीक है। दैट इज़ वाई साउंड ट्रेवल्स फास्टर ऑन अ रेनी डे देन ऑन अ ड्राई डे, ठीक है। तो ये आपको अलग से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि अगर रेनी डे होगा तो साउंड की वेलोसिटी
ज़्यादा होगी या कम होगी, तो आपने कहना है वो हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी आ जाएगी और ह्यूमिडिटी से डेंसिटी कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी ये आप खुद कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही होगी आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो करेगी तो आपकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।